हुआ तुमको? तुम इस तरह क्यों कराह रहे हो? पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि इस दुनिया से मेरा दिल भर गया है। मुझे यहाँ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। थक गया हूँ मैं गधे की जिंदगी जीते जीते। परिस्तान की यात्रा। एक सुबह डंकी गधा आराम से सो रहा था। तभी एक आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। डंकी, अरे ओ डंकी, अभी तक गधे बेचकर सो रहे हो? क्या कहा तुमने? ओ सॉरी, तुम तो खुद गधे हो। तुम क्या गधे बेचोगे? आज संडे है, तुम क्यों सुबह सुबह मुझे परेशान करने आए हो? अरे हमें शेर खान ने ही भेजा है। उनकी बहन और जीजा जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बहुत सारे फूल लेकर आने हैं। एक ही दिन तो छुट्टी का होता है, इनको भी अभी आना था। डंकी झुंझलाता हुआ खड़ा हुआ और उन दोनों के साथ फुलवारी की तरफ बढ़ गया। फुलवारी में पहुंचकर सियार और हिरन ने ढेर सारे फूल चुगे और फिर गधे पर लाद दिए। अरे बाप रे, बहुत वजन है रे। जल्दी आगे बढ़ो, शेर खान को देरी पसंद नहीं। डंकी ने आगे कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसको काफी तकलीफ हो रही थी। 2 घंटे के सफर के बाद वो शेर खान के पास पहुँचे। मेरे भैया और भाभी अभी आते ही होंगे। तुम सभी मिलकर अच्छे से इस इलाके की डेकोरेशन कर दो। जी शेर खान, अभी कर देते हैं। हाथी, सियार, लोमड़ी, हिरन, जिराफ, भालू, भेड़िया सभी ने मिलकर जंगल के उस इलाके की डेकोरेशन की। और फिर शेर खान के भैया भाभी के आने के बाद वहाँ एक जबरदस्त पार्टी हुई। सभी ने अच्छा खाना खाया और गधे को भी उसमें बहुत मजा आया। पार्टी खत्म होने पर शेर खान ने बाकी सभी जानवरों को अपने अपने घर भेज दिया। सिर्फ हिरन, सियार और गधे को अपने पास ही रोक कर रखा। हिरन और सियार, तुम दोनों मिलकर यहाँ की अच्छे से सफाई कर दो। और डंकी, तुम अपनी कमर पर सारा कूड़ा लादकर उसको पीछे वाली खाई में फेंक कर आना। ये सुनकर हिरन और सियार ने सफाई की और फिर सारा कूड़ा गधे की कमर पर लाद दिया। कमर पर धर धर कर गधे ने पूरे 4 चक्कर लगाकर जंगल के पीछे वाली खाई में कूड़ा फेंका। रात होने तक गधा बुरी तरह थक गया और जब घर को लौटा तो उसका शरीर दर्द करने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे इतना बोझा क्यों ढोना पड़ता है? गधा हेंका और खूब हेंका। उसकी पुकार ऐसी थी कि परिस्तान में बैठी लाल परी को सुनाई देने लगी। अरे, ये कौन सा जानवर है जो इतने दर्द में है? लाल परी आसमान से जमीन पर उतर आई और गधे के पास आकर बोली, क्या हुआ तुमको? तुम इस तरह क्यों कराह रहे हो? मैं बहुत दर्द में हूँ। रोजाना बोझा ढो ढो कर थक चुका हूँ। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देती हूँ। ये कहकर लाल परी ने छड़ी घुमाई और तभी गधे का दर्द छूमंतर हो गया। आज का दर्द तो तुमने खत्म कर दिया लाल परी, लेकिन कल फिर से काम पर लगूंगा, फिर से दर्द होगा। तब क्या तुम दोबारा मेरे पास आओगी? तो तुम आखिर चाहते क्या हो? पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि इस दुनिया से मेरा दिल भर गया है। मुझे यहाँ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। थक गया हूँ मैं गधे की जिंदगी जीते जीते। तो क्या तुम मेरे परिस्तान में चलकर रहोगे? वहाँ तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर गधे का चेहरा खिल उठा। हाँ, मैं चलूंगा, मुझे अभी परिस्तान ले चलो। उसकी बात सुनकर लाल परी ने छड़ी घुमाई और वो दोनों वहाँ से गायब होकर परिस्तान पहुँच गए। अब तुम यहाँ सुकून से रह सकते हो, ठीक है? जब भी मेरी जरूरत हो मुझे पुकार लेना। शुक्रिया लाल परी। गधा परिस्तान में इधर उधर घूमता रहा। कोई भी काम न करने पर अब उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शाम तक उसने परिस्तान की बहुत सी जगह देखी और अब उसे भूख लगने लगी। लाल परी, मुझे भूख लग रही है।
भूख लग रही है डंकी? हाँ, बहुत ज्यादा। देखो वो सामने जो रंग बिरंगे फूल हैं, तुम उनको खा सकते हो। क्या? फूल? भला फूल खाकर कैसे भूख शांत की जा सकती है? अगर यकीन नहीं है तो खाकर देखो। उसकी बात सुनकर गधा नीले फूल के पौधों के पास गया और उसने एक फूल खाया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद ही उसकी भूख भी शांत हो गई। परिस्तान के हर फूल में इतनी ही शक्ति होती है कि वो खाने वाले की भूख एक बार में ही खत्म कर देती है। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। गधा परिस्तान में अच्छे से रहने लगा। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, किसी का हुक्म नहीं मानना पड़ता था और भूख लगने पर खाना तलाशने की भी झंझट नहीं थी। शुरू के कुछ दिनों में उसे सब अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वहाँ बोरियत महसूस होने लगी। लाल परी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहो डंकी, क्या बात है? लाल परी, मुझे यहाँ बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या यहाँ कोई और जानवर नहीं है? यहाँ जानवर है, उसका नाम व्हाइट हॉर्स है। हाँ? वो कहाँ पर होगा? तुमको सामने वो गोल्डन हिल दिख रहा है ना, वो वहीं होगा। गधा सुनते ही उस हिल की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने एक सफेद घोड़ा देखा जिसके सर पर एक चमकदार सींग था। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हारा नाम ही व्हाइट हॉर्स है? इस पर उसने गधे की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अरे बोलो तो सही, तुम तो बस देखे जा रहे हो। व्हाइट हॉर्स को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये सिर्फ तभी कुछ बोलता है जब परिस्तान पर कोई मुसीबत आने वाली होती है। धत तेरी की। अब गधा फिर से इधर उधर टहलता रहा, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होने लगी। आखिरकार वो लाल परी से मिला और उससे साफ साफ बोल दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस मेरे जंगल पहुँचा दो। लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता। जब चाहे सो सकते हो, जब चाहे जाग सकते हो। यहाँ भूख की परेशानी भी नहीं है, फिर क्यों जाना चाहते हो? हाँ नहीं है, लेकिन पूरे दिन अगर कोई काम ही ना करे तो जिंदगी फालतू सी लगती है, और जब थकावट ही ना हो तो सोने में भी कोई मजा नहीं आता। इसी तरह जब काम ना करो तो भूख भी कम लगती है, और भूख लगने पर अच्छे अच्छे पकवान फल वगैरह खाओ तो ही खाने का मजा आता है। अगर वही भूख बस एक फूल खाने से शांत हो जाए तो फिर भूख लगने का फायदा ही क्या है। कुल मिलाकर मेरी पहले वाली जिंदगी ही अच्छी थी। ठीक है, मैं तुमको वापस वहीं पहुंचा देती हूँ। ये कहकर लाल परी ने छड़ी घुमाई और उसके बाद गधा अपने जंगल में वापस पहुंच गया। अरे डंकी, कहाँ थे? पता है कल से अब तक कितनी बार तुम्हारी जरूरत पड़ी है। शेर खान तुमसे बहुत गुस्सा है। अब देखना तुमको कितना काम करना पड़ेगा। उसको शेर खान के सामने पेश किया गया तो शेर खान गरज कर बोला, डंकी, तुमने जंगल से भागकर अच्छा नहीं किया था। सजा के रूप में अब तुमको आधे जंगल की सफाई करनी पड़ेगी। आधे नहीं शेर खान, मैं पूरे जंगल की सफाई करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई थी और आज के बाद फिर से कहीं नहीं जाऊंगा। चलो हिरन और सियार, हमें पूरा जंगल साफ करना है। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई। डंकी इतनी जल्दी कैसे काम करने के लिए उत्सुक हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है वही हमारे लिए अच्छी है। हमारा जो काम है वही हमारे लिए अच्छा है। जिस तरह अकेले और खाली रहने पर गधे को अक्ल आ गई, उसी तरह आप भी अकेले और खाली रहेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। भोली चिड़िया का अत्याचारी दुष्ट बेटा। चिंकी चिड़िया का घर पूरे जंगल में सबसे पक्का और खूबसूरत था, जहाँ पक्षी घोंसलों में रहा करते थे। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में शान से रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम टीनू और बेटे का नाम रिंकू था। एक सुबह चिंकी चिड़िया खाना तलाश करने निकली।
टीनू घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रात होने तक जब चिंकी घर नहीं लौटी तो टीनू उसकी चिंता में आंसू बहाने लगी। तभी रिंकू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ सुबह से घर नहीं लौटी है, उनको ढूंढ कर ले आइए। अरे वो माँ है, कोई बच्चा नहीं, आ जाएगी अपने आप। इसी बीच बाज वहाँ आया। बच्चों, मैं तुमको बताने आया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने वो एक बिल्ली का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामा। यही सच है बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। टीनू आंसू बहाती हुई घर छोड़कर चली गई। रिंकू चिड़ा अपने घर से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी आवारागर्दी करने में उसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ये उसका रोजाना का काम हो गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने वाला। लेकिन एक दिन रिंकू चिड़ा, ओ रिंकू चिड़ा। उसने घर से निकलकर देखा तो सामने मोंटू बंदर अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए खड़ा था और वहाँ शेर खान के साथ जंगल के बहुत से जानवर भी मौजूद थे। शेर खान, आप? रिंकू चिड़ा, ये जो मोंटू बंदर के हाथ में तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है जो उन्होंने कुछ महीने पहले इसके पास लिखवाई थी। वसीयत? भला पंछियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, बताओ क्या वसीयत है उनकी। मैं चिंकी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मुझे शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को घर में रखेगा भी या नहीं। इसलिए मैं ये वसीयत कर रही हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी इस घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहा तो उससे ये घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाए। अरे बाप रे! बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो शायद अपनी सहेली के यहाँ होगी। अगर इस घर में रहना है तो उसको ढूंढ कर लाओ, वरना ये घर सिर्फ अनाथ चिड़ियों के लिए ही होगा। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊंगा। ले आओ, कल सुबह मोंटू बंदर को यहाँ देखने के लिए भेजूंगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब उसको ढूंढ कर लाना होगा। रिंकू चिड़ा टीनू को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा! अरे ये तो टीनू है। रिंकू खुश होता हुआ उसके पास गया। टीनू, मेरी प्यारी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। पता है मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टीनू की हमशक्ल है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब रिंकू ने उसे सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीनू बनकर मेरे घर चलो। हम दोनों उस बड़े से घर में आराम से रह सकेंगे और हमारा चोरी चकारी का काम भी हम मिलकर और अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है। अब वो चिड़िया रिंकू के साथ उसके घर चली गई। सुबह मोंटू बंदर वहाँ आया। ये देखो मोंटू बंदर, मेरी प्यारी बहन, मैंने इसको ढूंढ लिया है। टीनू, तुम कहाँ गई थी? क्या इसने तुमको घर से निकाला था? नहीं नहीं, मेरा भैया तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे क्यों निकालेगा? अगर ये तुमको परेशान करे या कुछ भी कहे तो तुम सीधी मेरे पास आना, ठीक है? जी बंदर मामा। ये सुनकर मोंटू बंदर चला गया और मीनू रिंकू से बोली, चलो भैया, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं भला? देखो, मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूँ उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
अब रिंकू ही मीनू के लिए खाना तलाश करके लाता और वो बस घर के अंदर आराम से रहती। रात को भी वो किसी भी टाइम जाग जाती और रिंकू से खाना मांगती। इसी तरह दिन और रात उसने रिंकू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से ऊब चुका था। मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए। हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहें। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वो मर गईं तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूर लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा। लेकिन इस घर में तभी वापस आऊंगा जब वो मेरे साथ होगी। ये कहकर रिंकू घर से निकला ही था कि उसको सामने चिंकी चिड़िया, मोंटू बंदर और सभी जानवर खड़े नजर आए। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर रिंकू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी और अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे बेटे, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें ये सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ। अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन टीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ भैया? माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने टीनू की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ माँ? आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? रिंकू बेटा, जब तुमने टीनू को घर से निकाला तो मैंने इसको ये तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर ये तुमको मीनू बनकर मिली और तुमको परेशान किया, जिससे तुमको ये एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वो सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी बिल्कुल छोड़कर एक अच्छा जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से रिंकू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा।